Hello everyone, welcome. मैं सम्राट अशोक यादव, फाउंडर एंड डायरेक्टर अशोका इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ CSIR नेट JRF, ICMR JRF, DBT JRF एंड गेट प्रयागराज इलाहाबाद। आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में वेलकम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय यूट्यूब पे एक सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो न सिर्फ आपके CSIR के एग्जाम में, बल्कि इसके अलावा जब आप DBT JRF को एग्जाम देते हैं, ICMR JRF को एग्जाम देते हैं या फिर आप गेट के एग्जाम देते हैं, उन सब में बहुत ही ज़्यादा आता है। और ये कह सकते हैं कि CSIR की जो सबसे फेवरेट एरिया में से माना जाता है वो है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होती है, प्रोकैरियोट में प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, यूकैरियोट में प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, प्रोकैरियोट में प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, यूकैरियोट में प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, और प्रोकैरियोट में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और यूकैरियोट में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो एक एक करके हम लोग सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे ना। तो पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में और फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, इस प्रोटीन सिंथेसिस को एक नाम से हम और जानते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन ना। एक वर्ड और आपने नाम सुना होगा, ट्रांसलेशन। चाहे आप बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और चाहे आप बोलते हैं ट्रांसलेशन। अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एक चीज आपने पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा ना। सेंट्रल डोग्मा की आपने नाम सुना होगा ना, सेंट्रल डोग्मा। हम लोग सेंट्रल डोग्मा की बात करते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है आपने तो सुना होगा ना। सेंट्रल डोग्मा में होता है DNA से क्या बनता है, RNA बनता है ना। आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा आपका, DNA होगा। DNA से क्या बन जाएगा आपका, RNA होगा। और RNA से क्या बनेगा आपका, प्रोटीन। सभी लोगों ने नाम सुना होगा ना ये वाली बात, DNA से RNA और RNA से प्रोटीन। तो आप सभी लोग जानते हैं DNA से RNA बनेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन। सभी लोग जानते हैं DNA से RNA बनेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपका, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आपका RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे ना, ट्रांसलेशन बोलेंगे। और एक चीज और आप जानते होंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है वो, अगर DNA से DNA बने तो, अगर DNA से DNA बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं ना। आप सभी लोग इस बात को तो जानते ही होंगे। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल डोग्मा। सभी लोगों ने पढ़ा होगा और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। DNA से DNA बनना, रेप्लिकेशन, DNA से RNA बना, ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से क्या बनना, प्रोटीन बनना, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसलेशन। अच्छा देखिए, एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है, आप खुद सोचिए, बुक को भूल जाइए कि बुक में क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। आप देखिए यहाँ से लिखा गया है, अगर हम सेंट्रल डोग्मा को फॉलो करें तो हमें एक वर्ड समझ में आ रहा है कि RNA से प्रोटीन बनती है ना। ये बोला जा रहा है कि एक वर्ड आ रहा है कि RNA से प्रोटीन बनती है। तो और दूसरा चीज हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोटीन बनती है किससे बनती है, एमिनो एसिड से। सभी लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन बनती है वो किससे बनती है, प्रोटीन जो बनेगी वो किससे बनेगी, आपका एमिनो एसिड से बनेगी ना। प्रोटीन किससे बनेगी, आपका एमिनो एसिड से बनेगी। तो अभी हम लोग एमिनो एसिड के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर प्रोटीन एमिनो एसिड से बनती है तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं RNA से आपका प्रोटीन बनती है ना। तो या तो फिर आपका ये गलत होगा या तो फिर आपका ये गलत होगा ना। तो एक बात हम लोग क्लियर जानते हैं कि आपकी जो प्रोटीन बनेगी वो एमिनो एसिड से ही बनेगी ना। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड जो आ रहा है, थोड़ा सी लैंग्वेज आपको समझना होगा ना। कह रहे हैं RNA से एक्चुअली प्रोटीन नहीं बनती है, ध्यान दीजिएगा। RNA से प्रोटीन नहीं बनती है। RNA क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, प्रोटीन की सिंथेसिस में, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ RNA के बारे में। वैसे RNA आपका कई तरीके से होता है, बट मेनली आपके 3 तरीके के RNA होते हैं ना। हम लोग बात करते हैं 3 तरीके का RNA की बात करते हैं। एक क्या हो जाएगा आपका rRNA ना, एक हो जाएगा rRNA, अभी डिटेल बात करेंगे हम लोग। दूसरा क्या हो जाएगा आपका mRNA, और तीसरा क्या हो जाता है आपका tRNA। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 तरीके के RNA होते हैं। वैसे और भी RNA होते हैं, लेकिन ये 3 तरीके के RNA, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे यूकैरियोट की बात कर लें, ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे करेंगे, एक एक करके हम लोग सीक्वेंस में एक एक सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई किसके बारे में, आपका ट्रांसलेशन के बारे में या प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और अपने टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिटेल हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी भी चीज को पढ़ना है, आप देखिए यहाँ पे बात कर सकते हैं, कह रहे हैं बात हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस की। तो प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन बन रही है ना। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रही है। और अगर किसी चीज को बनाना है, ध्यान दीजिए, अगर किसी भी चीज को बनाना है तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। कुछ जब तक हम रिक्वायरमेंट को नहीं जानेंगे, किसी भी चीज को बनाने के लिए किसके रिक्वायरमेंट होती है,
तब तक हम उसको कैसे बना सकते हैं ना। तो पहली चीज़ तो हमें जानना होगा रिक्वायरमेंट क्या होगी। दूसरी चीज़ जो है हमें ये जानना होगा कि ये बनेगी कहाँ पे, है कि नहीं भाई। अगर हम प्रोटीन बना रहे हैं तो प्रोटीन बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हमें उसको समझना होगा डिटेल में। दूसरी बात हमें जो समझना होगा कि जो हम ये प्रोटीन बना रहे हैं ये प्रोटीन बनेगी कहाँ पे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये जानना होगा कि जो ये प्रोटीन हम बना रहे हैं ये कितने स्टेप में होगी ना, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना होगा। और चौथी ये जानना होगा कि जो प्रोटीन बन गई है इसकी क्या प्रॉपर्टी है। और पांचवी चीज़ हमें ये जानना होगा कि जो प्रोटीन बनी हुई है इसका भाई फंक्शन क्या है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके पीछे कोई कोई हमारा मकसद होगा, तो हम उसके बारे में जानेंगे ना। तो चलिए सीक्वेंस में हम पहले ड्राफ्टिंग बनाते हैं और ड्राफ्टिंग का फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आपको प्रोटीन सिंथेसिस समझाएंगे, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहली जो हमारी स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रिक्वायरमेंट ना। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या हो जाएगा आपका रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा लोकेशन, दूसरा क्या हो जाएगा आपका लोकेशन, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होगी। तीसरा जो है क्या हो जाएगा आपका स्टेप, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कितने स्टेप में होती है। चौथा चीज क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर्टीज ना, क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर्टीज हो जाएगा प्रॉपर्टीज। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका फंक्शन हो जाएगा ना। तो वैसे मान लीजिए हमें 5 स्टेप में बात करना है, ठीक है। इसमें बात करना है 5 स्टेप में बात करना है प्रोटीन सिंथेसिस को। हम लोग बात कर रहे हैं इसमें प्रोकैरियोट की ना, आप इसे लिख लीजिए। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की ना। प्रोकैरियोट आप सभी लोग जानते होंगे प्रोकैरियोट क्या होता है। तो प्रोकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जब तक हम सीक्वेंस से नहीं बात करेंगे तब तक हम प्रोटीन सिंथेसिस को अच्छे से कभी नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो कह रहे हैं पहला क्या हो जाएगा रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा। दूसरा क्या हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लोकेशन क्या होती है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका स्टेप कौन कौन सा होता है आपका। चौथा क्या हो जाएगा आपका ना, ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज क्या होती है। और पांचवा क्या हो जाएगा इस प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है। तो चलिए पहले अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का वो क्या हो जाएगा आपका अमीनो एसिड ना, क्या हो जाएगा अमीनो एसिड। आप सभी लोग इतना तो जानते ही हैं कि अगर हम कोई भी प्रोटीन की बात करते हैं तो कोई भी प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड की ही बनी होगी, बिना अमीनो एसिड के आपका प्रोटीन तो नहीं बनेगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अमीनो एसिड क्या बनाएगा प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके पास और आते हैं। एक क्वेश्चन ये आते हैं कि एक्चुअली में अमीनो एसिड कितना होता है पहली बात, और दूसरी बात ये है कि क्या जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब प्रोटीन बनाएंगे। 2 क्वेश्चन आ रहा है ना हमारे माइंड में। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो आपकी प्रोटीन होती है उसके लिए जो अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है वो कितने होते हैं। दूसरी बात क्या जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो सब प्रोटीन बनाते हैं, हमें इसके बारे में डिस्कस करना होगा। तो एक बात जानना होगा, ध्यान दीजिए अप्रॉक्स क्या होता है नेचर में 300 अमीनो एसिड होते हैं ना। कितने अमीनो एसिड होते हैं 300 अमीनो एसिड होते हैं। अब ये जो 300 अमीनो एसिड होते हैं इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। एक क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ना, ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ना। तो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। कहने का मतलब ये जो 300 अमीनो एसिड होती हैं इन 300 अमीनो एसिड को हमने क्या किया 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, दूसरा क्या हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आया, वो ये समझ में आया कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब प्रोटीन नहीं बनाते हैं। प्रोटीन कौन बनाएगा आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस में कौन सा अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करेगा आपका, वो पार्टिसिपेट करेगा आपका स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ये क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा ना। तो वैसे मैं आपको एक लेक्चर दे दूंगा अमीनो एसिड के बारे में। आप सभी लोग अमीनो एसिड के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक लेक्चर दे दूंगा। और लेक्चर देना नहीं है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना अशोका इंस्टीट्यूट प्रयागराज, ध्यान दीजिएगा जो अशोका इंस्टीट्यूट प्रयागराज का जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने अमीनो एसिड को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। आप सभी लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि एक बार जाके उस चैनल पर विजिट करिएगा और वहाँ पे जो आपका अमीनो एसिड और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला आपका जो लेक्चर है उसको आप देखिएगा और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई हमारी, हमारा हो गया आपका अमीनो एसिड।
दूसरी रिक्वायरमेंट अभी हम लोग सेंट्रल डोगमा की बात किए ना, दूसरी हम लोग किसकी बात किए, सेंट्रल डोगमा की। तो सेंट्रल डोगमा की अगर हम लोगों ने बात किया हुआ है तो मतलब सेंट्रल डोगमा हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड, क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा हम शार्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड जो है क्योंकि बहुत पूरा भर के लिखना है इसलिए हम थोड़ा सा शार्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप सभी लोग समझिएगा ना, बोल तो मैं रहा हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड की हम लोग बात करते हैं तो इसके दो पार्ट हो जाएगा ना, एक क्या हो जाएगा आपका डीएनए हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा आरएनए हो जाएगा ना। और आरएनए हमने आपको बोला कि आरएनए जो होता है कई तरीके से होता है, लेकिन जो हम इम्पोर्टेंट आरएनए की बात करते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है वो 3 तरीके का आरएनए होता है ना, ध्यान दीजिएगा, वो 3 तरीके का आरएनए होता है। एक क्या हो जाएगा आपका आरआरएनए ना, एक क्या हो जाएगा आपका आरआरएनए, दूसरा क्या हो जाएगा आपका एमआरएनए और तीसरा क्या हो जाएगा आपका टीआरएनए। ध्यान दीजिएगा, तो 3 तरीके के आपके आरएनए होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट आरएनए होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे आरएनए होते हैं, आपने पढ़ा होगा एसएनआरएनए पढ़ा होगा, एसएनओआरएनए पढ़ा होगा, आरएनएआई पढ़ा होगा, एमआईआरएनए पढ़ा होगा, एसआईआरएनए पढ़ा होगा, पीआईआरएनए पढ़ा होगा, जीआरएनए पढ़ा होगा, बहुत तरीके के आरएनए पढ़े होंगे। तो खैर ये आरएनए जो है इसके अलावा जो अदर टाइप के आरएनए होते हैं जनरली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, जनरली हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं। जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म को देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को जो मेनली देखना है वो आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के बारे में देखना है। तो अच्छा हम एक काम करते हैं, यहीं पे आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का रोल देख लेते हैं, इसका क्या रोल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, ठीक है। यही हम लोग इसका रोल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आरआरएनए जो होता है ध्यान दीजिएगा कि किसके साथ मिलेगा, राइबोसोमल प्रोटीन, किसके साथ, राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, राइबोसोम। ध्यान दीजिएगा क्या बनाएगा, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। और आप सभी लोग जानते हैं कि राइबोसोम हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी तो डिटेल बातें हैं इसी बारे में। राइबोसोम हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है आपका, राइबोसोम में। और अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो 70s राइबोसोम होता है, और अगर हम लोग यूकैरियोट की बात करते हैं तो क्या हो जाता है आपका 80s राइबोसोम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका राइबोसोम, मतलब आरआरएनए किसके साथ मिलेगा, राइबोसोम, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, राइबोसोम, मतलब जो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी वो कहाँ हो जाएगी आपका राइबोसोम में। दूसरी जो बड़ी बात है आपका एमआरएनए, ये एमआरएनए जो है आपका ये क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, प्रोवाइड जेनेटिक कोडान, क्या हो जाएगा, प्रोवाइड जेनेटिक कोडान, जेनेटिक कोडान। अब थोड़ा सा इसको आपको समझना होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। आप सभी लोग जेनेटिक कोडान के बारे में जानते हैं, तो जेनेटिक कोडान कितना होता है, 64 ना, आपने नाम सुना होगा ना, जेनेटिक कोडान कितना होता है, 64। ये 64 को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक क्या हो जाएगा आपका स्टॉप कोडान ना, एक क्या हो जाएगा आपका एक नहीं होता स्टॉप कोडान, स्टॉप कोडान कितना होता है 3 ना, और दूसरा क्या हो जाएंगे आपके जनरल कोडान ना, दूसरा क्या हो जाएंगे आपका जनरल कोडान। जनरल कोडान में भी क्या हो जाता है आपका, एक हो जाता है इनिशिएशन कोडान ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन कोडान कौन से कोडान होते हैं आपको बताऊंगा जब जेनेटिक कोडान पढ़ाऊंगा। तो ये इनिशिएशन कोडान वो कोडान होते हैं जहाँ पे सबसे पहला अमीनो एसिड, मतलब जो पहला अमीनो एसिड को कोड किया जाता है वो किसके थ्रू कोड किया जाता है, इनिशिएशन कोडान के थ्रू किया जाता है ना। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है, आप सभी लोग जानते हैं AUG ना, नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, AUG ये क्या होता है आपका इनिशिएशन कोडान होता है। तो मतलब 64 में से क्या हो जाएगा, 3 आपके स्टॉप कोडान हो जाएंगे। स्टॉप कोडान का मतलब हुआ कि ऐसे कोडान जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि 64 में से 61 क्या करेंगे, आपके प्रोटीन बनाएंगे, ये कह सकते हैं कि अमीनो एसिड को कोड करेंगे। और जो आपके 3 आपके स्टॉप कोडान होते हैं ये प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इनके बारे में आपको बताऊंगा, बट अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता था, वो बात मैं ये बताना चाह रहा था कि आप बताइए, मान लीजिए हमारे पास 2 प्रोटीन है, सिंपल लैंग्वेज देखिए, यहाँ पे हम 2 राइबोसोम बना देना, एक राइबोसोम ये बना दे, दूसरा राइबोसोम ये बना देना, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम 1, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम 1, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम 2, है ना, राइबोसोम 2 बोलते हैं। ये आपके 2 राइबोसोम हो जाएंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका एमआरएनए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एमआरएनए, समझिएगा आप लोग ना, इंटरेस्टिंग बात है। ये क्या हो जाएगा हमारे एमआरएनए, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा एमआरएनए होगा, ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा एमआरएनए होगा, सही बात है नहीं, ये हमारा दूसरा एमआरएनए होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा एमआरएनए होगा।
तो अब इससे क्या होगा, इससे जो प्रोटीन बनेगी आपका, इससे जो प्रोटीन बनेगी और इससे जो प्रोटीन बनेगी। अब आप मुझे बात ये बताओ कि इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बन रही है और इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बन रही है, क्या जो दोनों प्रोटीन बन रही है, दोनों प्रोटीन में मान लीजिए आपकी ये प्रोटीन की हम बात करें और ये प्रोटीन की बात करें, तो क्या दोनों प्रोटीन की जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, ध्यान रखिएगा भाई, ये प्रोटीन किससे बनी हुई है, अमीनो एसिड से बनी हुई है, ये वाली भी प्रोटीन किससे बनी हुई है, अमीनो एसिड से बनी हुई है। तो क्या ये कंपलसरी है कि इस अमीनो एसिड, इस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होगी वो वाला इस प्रोटीन में भी होगी? नहीं होगी ना। मतलब इस प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, आपकी अलग होगी, और इस प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, आपकी अलग होगी। मान लीजिए जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पे क्या हो जाए, मान लीजिए सीक्वेंस क्या हो जाए आपका, मिथियोनिन, मिथियोनिन, इधर क्या हो जाए, एलेनिन, बाइलिन, लाइसिन, इस तरीके से हो जाए। हो सकता है कि इसमें क्या हो जाए आपका, मिथियोनिन हो जाए, ग्लाइसिन हो जाए, प्रोलीन हो जाए ना, लाइसिन हो जाए ना, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ये इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बनी हुई है उसकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, अलग है, और इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बनी हुई है उसकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। ये आप लोग जानते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हुआ कि दो राइबोसोम में जो दो अलग प्रोटीन बन रही हैं उनकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो क्या है, आपकी अलग अलग है। एक बात। दूसरी बात, इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बनी हुई है और इस राइबोसोम में जो प्रोटीन बनी हुई है, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है क्या? ऐसा नहीं होता है ना कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट कंपलसरी नहीं है कि इसका जो मॉलिक्यूलर प्रोटीन का वो वेट हो और सेम मॉलिक्यूलर वेट इस वाले प्रोटीन का भी हो। क्यों होगा भाई, जब इसकी अमीनो एसिड की सीक्वेंस आपकी अलग है और इसके भी अमीनो एसिड की सीक्वेंस आपकी अलग है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, सेम होगा क्या? कभी नहीं होगा। तीसरी बात, अगर हम इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो हो सकता है कि ये वाली अमीनो एसिड क्या हो जाए, आपका हाइड्रोफोबिक प्रोटीन हो जाए, सॉरी, ये वाली आपकी जो प्रोटीन है हो सकता है कि हाइड्रोफोबिक हो जाए, और हो सकता है कि ये वाली प्रोटीन क्या हो जाए, आपका हाइड्रोफिलिक हो जाए। मतलब क्या हो जाए, ये ऐसी प्रोटीन हो जाए जिसपे कोई चार्ज ना हो, और ये ऐसी प्रोटीन हो जाए जिसपे आपका चार्ज हो। चार्ज आपका प्लस भी हो सकता है, आपका माइनस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, तो किसी भी प्रोटीन का उस प्रोटीन की क्या सीक्वेंस होगी, सुनिएगा अच्छे से ध्यान से, किसी भी प्रोटीन का उस प्रोटीन की क्या सीक्वेंस होगी, उस प्रोटीन का क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा, और वो प्रोटीन का नेचर क्या होगा, मतलब वो आपकी फाइबरस प्रोटीन होगी या ग्लोबुलर प्रोटीन होगी, आपकी ये हाइड्रोफोबिक प्रोटीन होगी या फिर हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होगी, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करेगा आपका एमआरएनए ना। तो उस आपका राइबोसोम में जो ये आपका एमआरएनए है, ये एमआरएनए डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, उस प्रोटीन की साइज क्या होगी, उस प्रोटीन की सीक्वेंस क्या होगी, उस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, और उस प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या होगी, कैसे होगी। देखिए आप लोग, इतना बात समझ में गया है ना। तो मतलब क्या कर रहा है, ये जो आपका एमआरएनए है, ये एमआरएनए ये क्या कर रहा है, प्रोटीन की क्या डिसाइड कर रहा है, प्रोटीन का डिसाइड क्या कर रहा है, प्रोटीन का डिसाइड कर रहा है आपका सीक्वेंस डिसाइड कर रहा है ना, सीक्वेंस डिसाइड कर रहा है, साइज डिसाइड कर रहा है, मास डिसाइड कर रहा है, और क्या डिसाइड कर रहा है, प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है ना, प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है। कहने का मतलब जो है, ये एमआरएनए जो है ये किसी भी प्रोटीन का क्या डिसाइड कर रहा है, सीक्वेंस, साइज, मास और प्रॉपर्टी। अब कैसे करेगा, अच्छा ये सारी चीजें जो है किसी भी प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे डिसाइड करेगा, थोड़ा समझिए आप सब लोग ना, ये वाली चीज को थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि जेटी कोडार में आपको यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। बाकी फिर किसी भी लेक्चर में आपको जेटी कोडार पढ़ा देंगे और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जब तक ये बात आपको नहीं समझेंगे, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, जब तक आप बात नहीं समझेंगे तब तक आपकी बात बनने वाली नहीं है, तब तक आप प्रोटीन की सिंथेसिस को कभी भी अच्छे से नहीं समझ सकते। बिल्कुल आप प्रोटीन सिंथेसिस को एकदम भूल जाइए ना। आपको देखिए जो आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है वो सीक्वेंस में करते जाओ, आप सीक्वेंस में करते जाओ, ऑटोमेटिक जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप पूरा लेक्चर पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे, तो फिर आप एक बार पूरा सीक्वेंस पहले पढ़ डालिए, फिर आपको लगेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो चैप्टर है बहुत ईजी है और बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने कहा कि ये एमआरएनए जो है ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड जेनेटिक कोडर, और ये क्या कर रहा है, ये एमआरएनए जो है ये किसी प्रोटीन का सीक्वेंस, साइज, मास और प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है। कैसे करेगा, आप देखिए, मान लीजिए एक एमआरएनए हमने ये ले लिया, ठीक है, एक एमआरएनए हमने ये ले लिया और एक एमआरएनए हमने ये ले लिया, ठीक है। अब इस एमआरएनए की मान लीजिए सीक्वेंस क्या हो जाए, ये हो जाए हमारा AUG ना, ये क्या हो जाए,
ये क्या क्या हो जाए हमारा ए हो जाए, है ना, ये क्या हो जाए यू हो जाए, ये क्या हो जाए आपका जी ए हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं फॉर एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या हो जाए आपका ए यू जी हो जाए, ए यू जी हो जाए, जी ए हो जाए ना, जी जी ए हो जाए ना, ए जी जी हो जाए, है ना, फिर ए हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। दो हमारे पास एमआरएनए है, हमारे पास दो एमआरएनए है, एक एमआरएनए ये है और एक एमआरएनए आपका ये है। अब आप देखिए ये जो है किसको कोड करेगा, ये कोड करेगा आपका मिथियोनिन को, क्योंकि ये आपका इनिशिएशन कोडान है। ये भी कोड क्या करेगा आपका मिथियोनिन को कोड करेगा, ये भी क्या हो जाएगा अपनी इनिशिएशन कोडान। अब ये ए जो है ये क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोड करेगा, है नहीं। ये वाला क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोड करेगा, ये वाला भी क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा ना, किसी को करेगा ऐसे करके, किसी अमीनो एसिड को। अब वो बात की बात है किसको कोड करेगा, वो हम जब जेनेटिक कोड आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अब आप मुझे क्या बताओ, जो ये ए है ये क्या जी ए भी उसी कोड करेगा, नहीं करेगा ना। इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रोटीन बनेगी क्या हो जाएगी, दूसरी बन जाएगी। इसकी जो प्रोटीन बनेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी बन जाएगी। इसकी जो प्रोटीन बनेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी बन जाएगी। और इसकी जो प्रोटीन बनेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी बन जाएगी। आप देखिए तो ये आपका ये वाला ये एमआरएनए जो है इसकी सीक्वेंस आपकी अलग है, और ये वाला ये एमआरएनए जो है इसकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। तो दोनों की जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। तो अब देखिए इससे जो आपका प्रोटीन, जिसके जो आपका एमिनो एसिड बन रहा है, इसकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। और इस एमआरएनए से जो आपका ये क्या बन रहा है, आपका एमिनो एसिड की सीक्वेंस बन रही है, वो क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। अब इसको अगर हम जोड़ देना, अगर इसको हम ऐसे करके जोड़ दें, ऐसे करके जोड़ दें, और इसको क्या करें हम ऐसे करके जोड़ दें, तो आप देखिए दो अलग अलग तरीके की क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है। तो जब दो अलग अलग तरीके की प्रोटीन बन रही है तो एक बात आपको समझ में आ रहा है कि इस वाली प्रोटीन की सीक्वेंस आपकी अलग है, और इस वाले प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो क्या हुआ आपकी अलग है। दोनों के जो सीक्वेंस है वो क्या है, आपकी अलग अलग है, एक बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए इस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड लगे हुए हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा, और इस प्रोटीन में जो आपका अमीनो एसिड लगे हुए हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। तो जब इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग हो जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है इस पूरे प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इस पूरे वाले प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात एक चीज और देखिए, तो आप सिंपल से समझिए, मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है नहीं, इसमें कितने जेनेटिक कोडान है, 4 जेनेटिक कोडान है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 5 जेनेटिक कोडान हो जाएगा। इसमें 4 जेनेटिक कोडान है तो 4 अमीनो एसिड आएंगे, इसमें 5 जेनेटिक कोडान है क्या हो जाएंगे, आपके 5 अमीनो एसिड आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है इसकी साइज क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और इसकी साइज जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी। तो मतलब इससे जो आपका प्रोटीन बनेगी उसकी साइज वेरी करेगी, और इससे जो आपकी प्रोटीन बनेगी वो साइज क्या करेगी, वेरी करेगी। तो पहला क्या हो जाएगा, आपका जो साइज भी है वेरी कर जाएगा, और सीक्वेंस भी वेरी कर जाएगा, है नहीं। स्वाभाविक सी बात है भाई कि इसमें आपका 4 ही लगा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका 5 लगा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है सीक्वेंस इसकी आपकी अलग है ना, इसमें क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड का अरेंजमेंट दूसरा है, और इसमें क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका दूसरा है। साइज की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, आपका अलग अमीनो एसिड है, इसमें क्या हो जाएगी, आपकी अलग अमीनो एसिड है। तो इसकी अमीनो एसिड की साइज अलग होगी, और इसकी अमीनो एसिड की साइज क्या होगी, आपकी अलग होगी। जब दोनों आपके अलग अलग होंगे तो स्वाभाविक सी बात है इस प्रोटीन की साइज अलग हो जाएगी, और इस प्रोटीन की साइज क्या हो जाएगी, आपकी अलग हो जाएगी, एक बात। इसका मतलब क्या हो गया, दो बात हमारा क्लियर हो गया, एक ये हो गया और एक क्या हो गया, आपका ये क्लियर हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मास की बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, 4 अमीनो एसिड इसमें है और 5 अमीनो एसिड इसमें है, तो 4 अमीनो एसिड के इसकी मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा, और इस 5 अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा। तो स्वाभाविक सी बात है इस प्रोटीन का मास क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, इस प्रोटीन का मास जो है क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका मास भी अलग हो गया ना, यहाँ क्या हो जाएगा, आपका मास भी हो जाएगा। और अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हो सकता है कि आपका ये वाला जो प्रोटीन बन रहा है ये क्या हो जाए, आपका हाइड्रोफोबिक हो जाए। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो जाए, मान लीजिए आपका मिथियोनिन हो जाए, ग्लाइसिन हो जाए, एलेनिन हो जाए, बैलिन हो जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होती है। इन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड से क्या बन जाएगा, जो प्रोटीन बनेगा वो क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। और मान लीजिए इसमें क्या हो जाए, मिथियोनिन हो जाए, लाइसिन हो जाए, आर्जिनिन हो जाए, है ना,
और क्या हो जाए, एलनिन हो जाए, वेलिन हो जाए। तो यहाँ पे क्या लग गया है आपका, लाइसिन और अर्जिनिन लग गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास आपका दो तरीके के आपके अमीनो एसिड होते हैं, एक क्या हो जाएगा बेसिक अमीनो एसिड और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एसिडिक अमीनो एसिड, जिन पे क्या होता है चार्ज होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, अर्जिनिन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड की, तो क्या हो जाएगा आपका एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दो आपके पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड लगे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हो जाएगा। तो मतलब आप देखिए इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई, ये वाला क्या हो गया आपका हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हो गया और ये क्या हो गया आपका हाइड्रोफिलिक हो गया है ना। तो इस तरीके से आप देखिए, इसको जो मैंने लिया हुआ कोई मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं लिया हूँ, मैंने पहले भी बताया इसका मैंने कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं लिया हुआ, बस मैंने आपको एज इट इज सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला, तो इस तरीके से आप देखिए। और इसको हम क्या करें, तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, जो प्रॉपर्टी होगी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। और भाई ये एमआरएनए जो है कहाँ है, ये राइबोसोम में है ना, ये वाला भी आपका एमआरएनए कहाँ है आपका राइबोसोम में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम 1 बोलते हैं, और ये राइबोसोम 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका राइबोसोम 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो एमआरएनए होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, जेनेटिक कोडान प्रोवाइड करता है। और यह एमआरएनए जो होता है वो ये डिसाइड करता है किसी भी अमीनो एसिड की साइज, सॉरी किसी भी प्रोटीन की सीक्वेंस क्या होगी, किसी भी प्रोटीन की साइज क्या होगी, किसी भी प्रोटीन का मास क्या होगा और किसी भी प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या होगी ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी ये एमआरएनए का रोल क्या होता है ना। तो आरआरएनए प्लस प्रोटीन क्या मिलेंगे आपका, बनाएगा राइबोसोम, या एमआरएनए ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा जेनेटिक कोडान। और तीसरा क्या है आपका टीआरएनए ना, टीआरएनए जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं ना। ट्रांसफर मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफर करे ना, ट्रांसफर मतलब। अब एक बात बता मुझे, ये जो आपका राइबोसोम है, मान लीजिए हम बोले राइबोसोम, तो अब ये राइबोसोम में है, राइबोसोम में क्या है आपका एमआरएनए है और इधर से क्या है आपका ये अमीनो एसिड है। तो ये अमीनो एसिड जो है, ये अमीनो एसिड जो है, क्या ये राइबोसोम में पहले से ही प्रेजेंट होगा, ये जो अमीनो एसिड है क्या ये राइबोसोम में पहले से प्रेजेंट होगा, नहीं, ये राइबोसोम में नहीं प्रेजेंट होगा। ये अमीनो एसिड कहाँ होगा, साइटोसोल में होगा, कहाँ पे होगा, साइटोसोल में। तो ये जो टीआरएनए होता है, अभी आपको बताऊंगा चार्ज टीआरएनए, ध्यान रखिएगा। अभी एक स्टेप आता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ना, तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड की हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे चार्ज टीआरएनए के बारे में। तो आप देखिए ये टीआरएनए कैसे बनता है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसे करके कुछ होता है ना, ऐसे करके, ऐसे करके आप देखिए ऐसे करके दिखा होगा ना आपने। और ये क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या लग जाता है आपका अमीनो एसिड लग जाता है, ये आपका अमीनो एसिड लग जाएगा। और इधर ये क्या हो जाएगी आप, एंटीकोडॉन ना, क्या हो जाएगा ये एंटीकोडॉन एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे, एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोडॉन, ये कोडॉन, ये कोडॉन, ये कोडॉन, इस कोडॉन का जो स्पेसिफिक एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एंटीकोडॉन हो जाएगा। लंबी चौड़ी प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये टीआरएनए क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइप के, मान लीजिए यहाँ पे क्या है एयूजी है, मान लीजिए यहाँ पे एयूजी है, इसका एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा, इसका एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, यू है ना, यू का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा आपका ए, जी का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा आपका सी। तो मतलब अब ये इसके लिए, इस एयूजी के लिए जो टीआरएनए आएगा उसका एंटीकोडॉन क्या होगा, यूएसी। और ये जो आपका देखिए एक टीआरएनए नहीं होता है, लगभग 30 से 32 टीआरएनए होते हैं ना, कितना होते हैं, 30 से 32 टीआरएनए। तो जो 30 से 32 टीआरएनए होते हैं, स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप के आपका कोडान पे जाकर बाइंड करेगा। मान लीजिए कि आपका एयूजी है, एयूजी के लिए क्या आ जाएगा आपका यूएसी वाला टीआरएनए। अगर ये ए है, इसके लिए जो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, उसके लिए जो होगा आपका यू हो जाएगा। अगर यू है उसके लिए क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीआरएनए किसी भी कोडान पर जाकर बाइंड कर जाए, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक टाइप का जो कोडान होता है उसके लिए स्पेसिफिक टाइप का आपका जो एंटी कोडान होता है, एंटी कोडान का जो टीआरएनए होता है वो क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो स्पेसिफिक टाइप का एंटी कोडान होता है उसमें स्पेसिफिक टाइप की ही अमीनो एसिड बाइंड करेगी। मतलब अगर एयूजी के लिए क्या हो जाएगा आपका यू ए, क्या हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा यू का क्या हो जाएगा ए, और क्या हो जाएगा जी क्या हो जाएगा सी। तो अगर इसका जो आपका एंटीकोडॉन है उसके लिए अमीनो एसिड मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका मिथियोनिन हो जाएगी। लेकिन अगर ए है तो उसका एंटीकोडॉन क्या हो जाएगा यू
यू, तो यहाँ पे जो आपका अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसके लिए दूसरी अमीनो एसिड आएगी, इसके लिए दूसरी अमीनो एसिड आएगी, इसके लिए दूसरी आएगी और इसके लिए क्या हो जाएगी, आपकी दूसरी आएगी। तो इस तरीके से आपकी सारी अमीनो एसिड आएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी अरेंज हो जाएंगी ना। तो कहने का मतलब ये आपका जो टीआरएनए होता है, ये टीआरएनए क्या करता है, साइटोसोल से क्या करेगा, अमीनो एसिड को कहाँ लेके जाएगा, आपका राइबोसोम के अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका रोल समझ में आ गया होगा आपका न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए है ना। तो आरएनए का मेन रोल समझ में आ गया होगा। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। अगर किसी को भी इस आपका अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड में अगर कोई डाउट होगा तो आप सभी लोग क्या करिएगा, लेक्चर आप जब लोग देखते रहेंगे उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपने क्वेश्चन को हमें बता दीजिएगा। उससे क्या होगा कि अगर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उस कमेंट बॉक्स में आपको उसकी रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका दूसरा हो गया। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है आपको मैंने बताया ही, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी भाई, ये तो रिक्वायरमेंट हो गया आपका अमीनो एसिड हो गया, फिर क्या हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया। तीसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, राइबोसोम ना, क्या हो जाएगा आपका राइबोसोम। ठीक है, आपको मैंने बताया ही राइबोसोम क्या हो जाएगा आपका दो तरीके से हो जाता है ना, अभी आपको यहाँ पे डिटेल बताऊंगा। एक क्या हो जाएगा आपका 70S हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 80S हो जाएगा। और 70S की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, एक 30S हो जाता है और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ये 50S हो जाता है। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये 40S हो जाएगा और ये क्या हो जाता है आपका 60S हो जाता है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। अभी थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल बात करेंगे ना। तो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में आपका 70S हो जाएगा और यूकैरियोट में क्या हो जाएगा आपका 80S हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो ये क्या हो गई आपकी तीन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गई। अब एक बात बताओ, चौथे रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो अगर हम लोग चौथे रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। मतलब चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें चाहे हम यूकैरियोट की बात कर लें, सब में प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फैक्टर्स की ना। तो किसका हो जाएगा, अगली जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है ना, फैक्टर्स। अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करते हैं ना। कौन सा हो जाएगा आपका, इनिशिएशन, इनिशिएशन फैक्टर हो जाएगा, आपको बताऊंगा भी। क्या हो जाएगा आपका इलांगेशन फैक्टर ना, इलांगेशन फैक्टर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेशन फैक्टर ना, क्या हो जाएगा टर्मिनेशन फैक्टर्स हो जाएंगे ना, ये टर्मिनेशन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब अब ये कैसे काम करते हैं तो मैं आपको पूरी जब प्रोसेस आपको बताऊंगा तो प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपको बताऊंगा ना। तो कह रहे हैं क्या हो जाएगा आपका अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम और फिर क्या हो गया आपका फैक्टर्स, या फिर क्या हो जाएगा फैक्टर। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है, इसी में क्या होता है, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। यहाँ पे चीज आपने और नाम सुना होगा, कंजर्व सीक्वेंस का नाम सुना होगा ना, किसका नाम सुना होगा, कंजर्व सीक्वेंस ना। पांचवा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कंजर्व सीक्वेंस ना, कंजर्व सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट कंजर्व सीक्वेंस की आपने नाम सुना होगा ना। एक सुना होगा साइन डालगैनो ना, पूरा नाम में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना। क्या हो जाए साइन डालगैनो, तो शॉर्ट फॉर्म से लिख रहा हूँ, ठीक है, साइन डालगैनो। और दूसरा क्या होता है आपने नाम सुना होगा कोजेक सीक्वेंस ना, इसका रोल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो साइन डालगैनो किसमें होगा, साइन डालगैनो जो है आपका प्रोकैरियोट में हो जाएगा और कोजेक जो है कहाँ हो जाएगा आपका ये यूकैरियोट में हो जाता है कि नहीं। तो ये क्या हो गए आपके पांच इंपॉर्टेंट आपके ये फैक्टर्स हो गए या रिक्वायरमेंट्स हो गए जो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी बात ये भी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी सारी चीजें हैं, ठीक है, अभी हमें उनके बारे में बात करना है ना। तो ये अभी 5 हो गया है, तो क्योंकि आपका ये बोर्ड भर गया है अब मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ और इसके आगे वाला देखता हूँ कि और कौन कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना। तो फर्स्ट सेकंड तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, और ये फोर्थ और फिफ्थ वाली जब प्रोसेस आपको बताऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा इसका रूल क्या क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अभी इसको यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, जब आपको प्रोसेस बताता रहूंगा तो उसी टाइम पे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ और ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, आरआरएनए भी समझ में आ गया होगा, एमआरएनए भी समझ में आ गया होगा, टीआरएनए भी समझ में आ गया होगा और ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा ना। अभी तो सिर्फ रिक्वायरमेंट चल रहा है, फिर लोकेशन, फिर स्टेप, फिर प्रॉपर्टी, फिर फंक्शन, ये सब पूरे पड़े हैं, ठीक है। अभी पूरा रिक्वायरमेंट आप जान लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपका प्रोकैरियोट में होता है लगभग लगभग वही रिक्वायरमेंट जो होता है आपका यूकैरियोट में होता है, ठीक है। चलिए इसको मैं करता हूँ आगे।